Hello and welcome back to my YouTube channel. I am डॉक्टर मोहम्मद दानिश एंड आज से मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आप लोगों के साथ कुछ वीडियोस शेयर करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वो वीडियोस ज़रूर पसंद आएंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा चैनल जो कि एक प्लेटफॉर्म है करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग, मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं अपने चैनल पे रिगार्डिंग दी करियर काउंसलिंग, रिगार्डिंग दी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड देयर आर सो मेनी वीडियोस, अराउंड 300 प्लस वीडियोस आई हैव अपलोडेड। 300 से ज़्यादा मैंने वीडियोस डाली हैं और उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग वीडियोस डालना स्टार्ट किया है और आज जो कि मैं पहली वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज से मैं आप लोगों के लिए जो एक हिस्ट्री सब्जेक्ट है, आप लोग जानते हैं जैसा कि सिविल सर्विसेज में हिस्ट्री सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो मैं हिस्ट्री के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूं और आप लोगों के लिए मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मेरा ये एफर्ट ज़रूर पसंद आएगा। तो मैं आज से ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या पीएससी का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो, हर जगह जनरल स्टडीज जिसे हम सामान्य अध्ययन बोलते हैं वो पूछा जाता है। उस सामान्य अध्ययन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज इतिहास और हिस्ट्री, जिससे अमूमन तौर पे काफी सवाल आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स की बात की जाए या मेंस की बात की जाए या इंटरव्यू में भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो अमूमन तौर पर बच्चे क्या करते हैं, बुक्स खरीदते हैं या दे ज्वाइन वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टू लर्न अबाउट हिस्ट्री एंड जनरल स्टडीज। सो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये छोटा सा एक इनिशिएटिव है जो मैं अपने चैनल पे शुरू कर रहा हूँ। मैं जीएस स्पेसिफिकली हिस्ट्री के टॉपिक्स से शुरुआत कर रहा हूँ और आज मैं सबसे पहले बात करूंगा हिस्ट्री में जिसे हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे हम प्राचीन इतिहास बोलते हैं, उससे मैं शुरुआत करूंगा क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और फिर हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास, और उसी क्रम में हम आगे बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और जिसे हम बोलते हैं आधुनिक इतिहास। ओके, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे प्राचीन इतिहास की, जिसे बोलते हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे हम प्राचीन इतिहास भी बोलते हैं। ठीक है, अब प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास जो है वो अगर हम उसके शुरुआती दौर की बात करें तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे दैट इज कॉल्ड द प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज, जिसे अगर हम हिंदी में अगर तब्दील करें या कन्वर्ट करें तो इसे हम बोलेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। तो इस प्री हिस्टोरिक एज की जो खासियत है, जैसे कि इसकी क्या एक पहचान है कि इस एज में इंसानों को लेखन कला का, यानी इस एज तक कोई भी राइटिंग की नॉलेज नहीं हुई थी, किसी तरीके की लेखन कला का जो अभाव था। तो हम इसमें बात कर सकते हैं, ये एक वो एज है जिसमें लेखन कला, किसी भी तरीके की लिपि या किसी भी तरीके के वर्ड्स का अभाव था इस स्टेज में। ठीक है, और इस पूरे एज की जो जानकारी हमें मिलती है वो उसका सबसे बड़ा जो स्रोत है, जो सोर्स है, दैट इज जो वहां के स्टोन्स हैं, जो पत्थर हैं और जो इसके जो इस एज से जो बर्तन वगैरह प्राप्त हुए, ठीक है, उनसे इस एज के बारे में पता चला। यानी कि लेखन कला के बारे में लोगों को कोई आइडिया नहीं था और इसका जो पूरा सोर्स है वो थे जितने भी स्टोन्स हैं, ठीक है, या जो उसके बर्तन वगैरह मिले इस टाइम के, ठीक है, तो उनसे इस एज के बारे में पता चलता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक एज। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा कि क्या होता है प्री हिस्टोरिक एज। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटो हिस्टोरिक एंड देन हिस्टोरिक। क्योंकि जो भी एंशिएंट हिस्ट्री है वो एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड है और उसका जो इनिशियल स्टेज है दैट इज
प्री हिस्टोरिक एज, देन प्रोटो हिस्टोरिक एज एंड हिस्टोरिक एज। ठीक है, अब हम प्री हिस्टोरिक एज, जिसे हम देसी में अगर भाषा में बात करें या हिंदी भाषा में बात करें तो हम इसे बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें लेखन कला, यानी कि अभी तक कोई राइटिंग की नॉलेज नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो आपको उस टाइम के जितने भी स्टोन्स थे, पत्थर थे, या जो भी उस टाइम में कोई बर्तन वगैरह या कोई भी जो है जानकारी है औजार से या और स्टोन से, या जो इस टाइम में औजार यूज हुए जिसे हम टूल्स कहते हैं, उर्दू का वर्ड है औजार, टूल्स कहते हैं इनसे। तो इनसे, इन सब चीजों से इस एज के बारे में जानकारी मिली। इसलिए इस एज को जो है हम पाषाण काल भी बोलते हैं। एक वर्ड यूज होता है पाषाण काल। पाषाण से मतलब होता है लिथिक। लिथिक मतलब समथिंग विच इज ऑफ स्टोन। ठीक है, लिथिक एज, इसको लिथिक एज भी बोलते हैं, LITHICH, लिथिक एज। ठीक है, तो पाषाण काल भी बोलते हैं, लिथिक एज भी बोलते हैं। और इस पूरे एज की जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसकी जानकारी हमें मिलती है स्टोन से, बर्तन से और औजारों से। तो ये बेसिक बात हो गई आपके प्री हिस्टोरिक एज, दैट इज कॉल्ड प्राग ऐतिहासिक काल। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा पड़ाव है दैट इज कॉल्ड प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज, जिसे हम आद्य ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, राइट। अब क्या विशेषताएं हैं इस प्रोटो हिस्टोरिक एज की या आद्य ऐतिहासिक काल की? ठीक है, इसकी विशेषता ये थी कि इस एज में जो है लोगों को लिखने पढ़ने का, मतलब लिखने का खास तौर पे ज्ञान हो गया था। मतलब वो किसी ना किसी फॉर्म में अपनी बात को कह पा रहे थे या लिख पा रहे थे। ठीक है, तो यानी इस स्टेज पे अगर बात करें तो लेखन कला का ज्ञान हो चुका था। लेखन कला जो थी उसका ज्ञान हो चुका था, किसी न किसी फॉर्म में वो एक्सप्रेस कर पा रहे थे। फिर हम बात करते हैं, अगर लेखन कला की बात करें, लेकिन वो लेखन कला इस स्टेज तक किसी ने डेसिफर नहीं की। डेसिफर का मतलब पढ़ा नहीं। ये चीज तो क्लियर हो गई कि लेखन कला का ज्ञान हो गया था, लेकिन वो लेखन कला किसी के समझ में नहीं आ रही थी कि वो है क्या, उस लेखन कला से क्या मैसेज निकल के आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सिंबल की फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में वो एक लेखन कला थी। ये जो है रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया कि लेखन कला का ज्ञान हो गया था, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, पढ़ी नहीं जा सकी इस स्टेज में। ठीक है, लेखन कला का ज्ञान होगा लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। आगे हम बात करते हैं कि एक जो भी ये लेखन कला थी, ये थी एक तरह की फॉर्म हम बोलते हैं उसे पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक का मतलब होता है, इसे हम बोलते हैं चित्रलिपि। चित्रलिपि का मतलब है वो जो भी लिखते थे वो किसी ना किसी फॉर्म में वो कोई चित्र होता था। चित्र की फॉर्म में अपनी बात को कहने की उस टाइम में लोग कोशिश करते थे, जो कि देखने को मिली। तो वो क्या थी? पिक्टोग्राफिक मीन्स चित्रलिपि। लेखन कला का ज्ञान हो गया था, लेकिन वो लेखन कला पढ़ी नहीं जा सकी। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो पिक्टोग्राफिक थी, चित्रलिपि की फॉर्म में थी, इसलिए उसको कोई समझ नहीं पाया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसी स्टेज में, इसी काल में मेटल, जिसे हम बोलते हैं धातु, ठीक है, धातु की जानकारी लोगों को हो गई थी। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं धातु काल। धातु काल यानी कि मेटल जिसे बोलते हैं धातु, धातु की जानकारी इसमें हो चुकी थी। और सबसे पहले जो है औजार बनाने के लिए जिस धातु का इस्तेमाल किया गया इस स्टेज में, वो था आपका तांबा। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है कि भाई धातु काल कौन सा था, और सबसे पहले जो औजार बनाने के लिए जो भी मेटल यूज किया गया वो था आपका कॉपर या तांबा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी, तांबे का प्रयोग किया गया, और इसीलिए इस स्टेज को हम कहते हैं कॉपर एज ऑल्सो। जो कॉपर एज, कई बार क्वेश्चन आता है कि कॉपर एज कौन सा था, तो कॉपर एज था आपका प्रोटो हिस्टोरिक, जिसमें धातु की लोगों को नॉलेज हो गई थी। और पहली जो धातु थी वो थी तांबा, जिसकी मदद से औजार वगैरह बनाए गए, पहला औजार, इसलिए इस स्टेज को हम बोलते हैं कॉपर एज। ठीक है,
बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में अब इस धातु का किस तरीके से मानव ने या ह्यूमंस ने इस्तेमाल किया, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है 9/1। 9/1 का मतलब है कि अगर कोई हमने धातु बनाई तो कितने रेशो में हमने क्या चीज मिलाई जो एक धातु नई धातु बन गई। तो उस टाइम पे 9 पार्ट कॉपर एंड 1 पार्ट टिन, ये मिलाकर के जो है एक मिक्स धातु बनाई गई जिसे हम बोलते हैं ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को हम बोलते हैं हिंदी में कांसा। यानी कि 9:1 के रेशो में कॉपर प्लस टिन को मिला के इस प्रोटोहिस्टोरिक एज में एक धातु बनाई गई ब्रॉन्ज, ठीक है। इसलिए कई बार इस एज को जो है ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज युग भी बोलते हैं। तो कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको ब्रॉन्ज एज या ब्रॉन्ज युग भी बोलते हैं। कॉपर एज भी बोलते हैं क्योंकि कॉपर पहली बार यूज हुआ इसी एज में 9:1 के रेशो में कॉपर प्लस टिन मिला के एक नई धातु बनाई गई ब्रॉन्ज, जिसे हम कांसा बोलते हैं। तो ब्रॉन्ज एज भी इसको कहा जाता है, किसे? प्रोटोहिस्टोरिक काल को, ठीक है। तो ये बात हो गई बेसिक इसकी। इसी क्रम में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तरीके के सवाल काफी बार एग्जाम में आ जाते हैं। अब इसी काल को हम एक वर्ड और यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ताम्र पाषाण काल। अब ये ताम्र पाषाण काल क्या है, ठीक है। अगर हम इसके वर्ड्स को देखें, ताम्र पाषाण काल, क्योंकि इसी टाइम में जो है मेटल के साथ साथ पत्थर का भी यूज होता था। सिर्फ मेटल का यूज नहीं होता था, पत्थर का भी यूज होता था। इसलिए पाषाण, ताम्र पाषाण काल इसलिए वर्ड यूज करते हैं। इसके साथ एक इंग्लिश का वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं कैल्कोलिथिक एज, ठीक है। मतलब इसमें धातु भी यूज हो रही है और पत्थर भी यूज हो रहा है, इसलिए हम ये वर्ड यूज करते हैं कैल्कोलिथिक। लिथिक से वर्ड होता है पत्थर से, इसलिए बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। यही वो पीरियड है प्रोटोहिस्टोरिक, जिसे हम कॉपर एज भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं और कैल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं, क्योंकि पत्थर का भी इसमें यूज होता था, ठीक है। और इसी प्रोटोहिस्टोरिक टाइम के एंड में कहीं जाके सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम हुआ था। इसी स्टेज में जो एंड था इस प्रोटोहिस्टोरिक एज का, कहीं ना कहीं जो जिसे हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इसी के अंत में ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है विकसित हुई थी प्रोटोहिस्टोरिक एज में। तो कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कहां पर हुआ प्रोटोहिस्टोरिक एज में। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी आप एग्जाम देंगे तो देयर यू वुड फाइंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन वेरी मच रेलिवेंट, राइट। मूविंग ऑन, आगे हम बात करते हैं। प्रोटोहिस्टोरिक के बाद आती है हिस्टोरिक एज, जिसे हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। हिस्टोरिक एज, थर्ड वन, हिस्टोरिक एज, ऐसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल। पहला था आपका प्री हिस्टोरिक एज, देन प्रोटोहिस्टोरिक एज एंड द थर्ड वन इज हिस्टोरिक एज और ऐतिहासिक काल। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन सी ऐसी फीचर्स हैं, क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से ये अपने आप में एक डिफरेंस क्रिएट रखता था। इस टाइम की अगर बात करें, अब इस स्टेज में जो भी कुछ ह्यूमंस ने लिखा, अभी हमने देखा कि इससे पहले चित्रलिपि की फॉर्म में या पिक्टोग्राफिक फॉर्म में लोगों ने बात लिखने की कोशिश की, लेकिन पढ़ी नहीं गई। लेकिन पढ़ी वो कहां गई, वो इस स्टेज में पढ़ी गई। यानी कि जो भी लेखन कला थी, लिखने की जो उनकी आर्ट थी, वो यहां पर पढ़ ली गई। मतलब समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी पिक्चर्स की फॉर्म में लोग क्या कहना चाहते थे, आपस में क्या कम्युनिकेट करना चाहते थे। तो वो लेखन कला जो है इस स्टेज में पढ़ ली गई और यहीं से आपका जो है हिस्टोरिक एज स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इस स्टेज में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि यहां पर लोगों को लोहे का ज्ञान हो गया था, जिसे हम बोलते हैं आयरन, ठीक है। आयरन के बारे में लोगों को जानकारी हो गई थी कि हाँ भाई, कोई लोहा नाम की कोई दुनिया में चीज होती है, वो आयरन को समझने लगे। तो इसे हम इसलिए इस टाइम पीरियड को हम आयरन एज भी बोलते हैं, आयरन एज, लौह काल,
ठीक है, कई बार सवाल आ जाता है कि कौन सा है लौह काल, जहां पर लेखन कला पढ़ ली गई, ठीक है, लोगों को लोहे का ज्ञान हो गया, इसलिए इस टाइम को हम बोलते हैं आयरन एज। तो ये एक मैंने बेसिक्स बताया आपको, प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और आपका हिस्टोरिक एज। ठीक है, अब धीरे धीरे हम इसके गहराई में जाएंगे कि इसके अंदर और कौन कौन सी ऐसी खासियत हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन तीनों कालों के बारे में हमें बहुत ही स्पेसिफिकली बताती है। राइट, हिस्टोरिक एज में एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि जो भी वैदिक कल्चर थी या आपके जो आर्यन कल्चर थी, उसका भी जो स्टार्टिंग हुई वो आपके हिस्टोरिक एज से हुई। जैसे हम बोलते हैं वैदिक कल्चर या आपका दूसरा हो गई, बात हो गई आर्यन कल्चर, ये दोनों ही थी, ये आपके हिस्टोरिक एज से शुरुआत। ठीक है, अब थोड़ा सा हम प्री हिस्टोरिक एज के डेट्स पे जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पीरियड में वो कौन कौन से सिटीज थे जहां से औजार मिले, औजारों की प्राप्ति हुई, उन चीजों के ऊपर थोड़ा सा हम लाइट डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका प्री हिस्टोरिक एज। सबसे पहला जिसे हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब इस प्री हिस्टोरिक एज को टाइम के डायमेंशन पे, ठीक है, अलग अलग भागों में बांटा गया। अब ऐसा तो है नहीं कि ये प्री हिस्टोरिक एज है, ये कोई छोटा बड़ा टाइम पीरियड होगा। इट वॉज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड, सो दैट इस टाइम पीरियड को हमने अलग अलग टाइम डोमेन पे डिवाइड किया। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक एज में, सबसे पहला जो आता है दैट इज कॉल्ड पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, इसे हम एक वर्ड और यूज करते हैं दैट इज पैलियो लिथिक एज। पैलियोलिथिक एज और पुरा पाषाण काल। ठीक है, अब पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो ये था करीब 6 लाख बिफोर क्राइस्ट, 6 लाख बीसी टू 50,000 बीसी। इसे हिंदी में हम ईसा पूर्व भी बोलते हैं, ईसा पूर्व और बिफोर क्राइस्ट। तो ये वो टाइम पीरियड था 6 लाख टू 50,000 बीसी, पैलियोलिथिक एज और पुरा पाषाण काल। ठीक है, अब इस स्टेज में वो कौन कौन सी जगहें थी जहां से हमें जो है, कौन कौन से वो शहर हैं जहां से हमें इस टाइम पीरियड के औजारों की प्राप्ति हुई, इनसे बहुत सवाल आ जाते हैं। काफी बार सवाल पूछ लेते हैं कि ये वो कौन से सिटीज हैं या इनको बताइए, इनके नाम बताइए जहां जहां से इस पैलियोलिथिक एज के औजारों की हमें प्राप्ति हुई। वो कौन कौन से जो शहर थे या सेंटर्स थे जहां से हमें औजारों की प्राप्ति हुई। वो सेंटर थे, सबसे पहले हम बात करते हैं सोहन एक जगह है। ये सोहन एक शहर पड़ता है जो कि पंजाब, जो पाकिस्तान का पार्ट है, पंजाब का वो पोर्शन जो पाकिस्तान में है, ठीक है, वहां पर जगह पड़ती है सोहन, वहां से औजार प्राप्त हुए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके एक जगह पड़ती है नेवासा। नेवासा जो कि हमारे महाराष्ट्र में जगह है, वहां से हमें औजार मिले, नेवासा हो गया। फिर आपका आता है बांदा जो कि यूपी का पार्ट है, बांदा से हमें औजार प्राप्त हुए। उसके बाद कुरनूल एक जगह है जो कि आंध्र प्रदेश का पार्ट है, कुरनूल से हमें इस टाइम पीरियड के, यानी कि जो मैंने बताया आपको पैलियोलिथिक एज, वहां के औजार हमें यहां से प्राप्त हुए। फिर हम बात करते हैं मिर्जापुर, मिर्जापुर यूपी, एंड दैट इज वन मोर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, भीमबेटका। काफी बार क्वेश्चन आ जाता है इस पे, भीमबेटका जो कि एमपी के में पाया जाता है शहर है। ठीक है, भीमबेटका, यहां से हमें औजार मिले। और मैं बता देता हूं नाम, क्योंकि काफी नाम इस में से पूछ लिए जाते हैं। भीमबेटका हो गया, देन दी एक वो जगह है अत्तीरम पक्कम,
ये जगह पड़ती है आपके तमिलनाडु में। वहां से औजार प्राप्त हुए। फिर हम बात करते हैं आपके कडप्पा, ये भी तमिलनाडु का एक जगह है जहां से औजार प्राप्त हुए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दी पहलगाम, जो कि कश्मीर का पार्ट है। तो इन सब जगहों से जो मैंने आपके सामने नाम बताई, यहां से पैलियोलिथिक एज के जो भी औजार थे वो इन सिटीज से, इन जगहों से प्राप्त हुए। तो काफी बार इन शहरों के नाम देके भी पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत ध्यान रखने की चीज है। आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं और अपने पास रिकॉर्ड में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी टाइम पीरियड की जो अब मैंने बताया आपको पैलियोलिथिक एज, अभी हम बात कर रहे हैं पैलियोलिथिक एज की, जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किया। पैलियोलिथिक एज या इसे हम बोलते हैं पुरापाषाण काल। इस टाइम पीरियड में ह्यूमन लाइफ कैसी थी? मेनी टाइम्स क्वेश्चन बीन आस्क्ड रिगार्डिंग द ह्यूमन लाइफ कि आदमी पैलियोलिथिक के टाइम में किस तरीके का जीवन व्यतीत करता था और क्या उसका रहने सहने का तरीका होता था, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को स्पेंड करता था। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें, सबसे पहले इस टाइम पीरियड में ह्यूमन लाइफ जो थी, जो भी ह्यूमंस थे इस टाइम पीरियड के, उनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, ऑब्जेक्टिव में भी और मेंस में भी, कि इस टाइम का जो इंसान था वो किस कैटेगरी का था। तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। अफ्रीकैनस ये एक जोलॉजिकल फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, नाम किस तरीके से लिखा जाता है। उस टाइप का जो उस टाइम पे जो ह्यूमंस थे, ठीक है, ऐसे नहीं थे जैसे हम लोग हैं, बट जो उनकी कैटेगरी थी वो थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, पैलियोलिथिक एज के टाइम पे। ठीक है, जिन्हें एक वर्ड और यूज करते हैं, बोला जाता था होमो इरेक्टस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, और इनके लिए एक वर्ड हम और यूज करते थे, होमो इरेक्टस। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस तरीके के जो लोग थे उस टाइम पे, ये बहुत ही बर्बर कैटेगरी के थे। बहुत होते हैं जैसे जंगली टाइप के लोग, बर्बर टाइप के थे, नग्न रहते थे, नेकेड रहते थे। ठीक है, तो बर्बर टाइप के थे, नग्न रहते थे। ठीक है, बात करते हैं कि एनिमल हंटिंग करते थे, पशुओं का शिकार करते थे। ठीक है, हंटिंग करते थे, जानवरों की हंटिंग करते थे, पशुओं का शिकार करते थे, शिकार करके खाना उन्हें अच्छा लगता था। ठीक है, इसलिए इस एज को हंटिंग एज भी बोला जाता है, जो पैलियोलिथिक एज है, क्योंकि इस टाइम में लोग बर्बर टाइप के थे, नग्न रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे और शिकार करके खाते थे। तो इसलिए इसके लिए हंटिंग एज एक वर्ड यूज किया गया। हंट करना मतलब शिकार कर खाना। तो कई बार पैलियोलिथिक पूछ लेगा तो पैलियोलिथिक का एक वर्ड और होता है हंटिंग एज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, जब नग्न रहते थे और बर्बर व्यवस्था के थे और जब शिकार कर खाते थे, तो जाहिर सी बात है रहने सहने का उन्हें कोई इतना तमीज नहीं होगा। तो कंदराओं में रहते थे, कंदराएं कहते हैं गुफाओं में। ठीक है, तो इसलिए एक वर्ड यूज किया जाता है कि कंदराओं में रहते थे। कंदराओं में रहना ये उनकी एक क्वालिटी थी कि गुफाओं में रहते थे। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब जानवरों का शिकार करके खा रहे हैं तो आग से परिचित नहीं थे, पका के खाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, आग से अपरिचित, यानी कि फायर की उन्हें कोई आइडिया नहीं था, आग से कोई दूर लेना देना नहीं था इस पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, और जब कोई उनका इनमें से कोई मर जाता था या कोई डेथ हो जाती थी तो उसकी बॉडी को वो फेंक दिया करते थे। डेड बॉडी को मतलब रखते नहीं थे, फेंक देते थे इस एज में, क्योंकि ज्यादा उनको समझ नहीं थी कैसे उसके साथ ट्रीट किया जाए। ठीक है, डेड बॉडी को फेंक दिया करते थे, और इसीलिए इस टाइम में कोई भी फॉसिल नहीं मिला है। फॉसिल मतलब जीवाश्म। इस टाइप के इस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी फॉसिल, या जिसे हम बोलते हैं हिंदी में जीवाश्म, वो नहीं मिला इस टाइम पीरियड का, क्योंकि वो
ऐसे ही फेंक देते थे, कहीं कोई स्टोर करके नहीं रखते थे, तो कोई उसका कोई ऐसा फैक्ट या प्रूफ नहीं है कि ये कोई ऐसा जीवाश्म होगा। ठीक है, फेंक दिया करते थे। और अगली जो इनकी क्वालिटी थी इस टाइम पीरियड के लोगों की, मैं आपके सामने बता देता हूं वो क्या क्वालिटीज थी। और इस टाइम पे बात करें कि औजार किस तरीके के यूज करते थे, तो इस टाइम पीरियड में पत्थर के औजार यूज किए जाते थे। पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था और खासतौर पे पत्थर के औजार, और आपके लिए खासतौर पे जो गोल औजार होते थे पत्थर के बनाते थे और गोल होने की संभावना है इस एज में, गोल औजार बनाते थे, वो यूज करते थे इस पुरापाषाण काल में। और हम बात करते हैं और स्टार्टिंग के टाइम पे जिस तरीके का पत्थर यूज करते थे उस पत्थर का नाम हुआ करता था क्वार्ट्जाइट। जो आजकल अगर आप देखेंगे तो इस टाइप का पत्थर, एक वर्ड यूज किया जाता है क्वार्टाइज पत्थर। ठीक है, ये यूज करते थे अपने औजार बनाने में। और इसकी खास बात यह है कि ये जो पत्थर से जो औजार बनाते थे ये बहुत चमकीले होते थे, चमकीले होते थे और बहुत ही मजबूत होते थे। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस थी इस टाइम पीरियड में ह्यूमंस की, दैट इज कॉल्ड पैलियोलिथिक एज और पुरापाषाण काल। ये मैंने आपके सामने बताने की कोशिश की। आगे हम बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट है दैट इज दी मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल या इसे हम बोलते हैं मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज। ठीक है, इससे पहले वाला था पैलियोलिथिक एज। ठीक है, अब सेकंड है आपका मध्य पाषाण काल दैट इज मीजोलिथिक एज। अब इस टाइम पीरियड की अगर मैं एक टाइम फ्रेम बताऊं कि कब से कब तक था, तो यू कैन नोट डाउन। इसका जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 50,000 बीसी से बिफोर क्राइस्ट से लेके 25,000 बीसी या ईसा पूर्व कह सकते हैं। 50,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व या 50,000 बीसी से 25,000 बीसी, ये वो टाइम पीरियड रहा जिसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल या मीजोलिथिक एज। अब इस टाइम पीरियड के जो औजार मिले, क्योंकि हम इससे पहले ही बता चुके हैं कि जो भी जानकारी मिलती है वो हमें पत्थरों से मिलती है, औजारों से मिलती है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक एज, जहां पर अभी लेखन कला का ज्ञान नहीं हुआ, इंसान नग्न अवस्था में रह रहा है, बर्बर अवस्था में रह रहा है, कंदराओं में रह रहा है, शिकार करके खा रहा है। तो जो भी हमें प्रूफ मिलेंगे वो मिलेंगे बर्तनों से या औजारों से। ठीक है, या जो भी बर्तन यूज करते होंगे या जो भी औजार यूज करते होंगे। तो हमने कोशिश की उन सिटीज को जानने की, उन शहरों को जानने की कि कहां कहां से वो औजारों की प्राप्ति हुई। जैसे इससे पहले भी मैंने कुछ आपके सामने 8-9 सिटीज के नाम बताए, वैसे ही इस स्टेज के लिए, इस काल के लिए जो हमें प्रूफ मिलते हैं उन शहरों के नाम मैं आपके सामने बता देता हूं। सबसे पहले बात करता हूं, एक जगह है दैट्स कॉल्ड ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी ये जगह पड़ती है कर्नाटक में, आप नोट कर सकते हैं कर्नाटका, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कर्नाटक। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से इसके प्रूफ मिलते हैं। आगे बात करते हैं ऊचाली, ये जगह पड़ती है आपके पंजाब में, जो इंडिया का पार्ट है, इंडिया वाला पंजाब। ठीक है, इंडिया वाला पंजाब जो वहां पर ऊचाली जगह, वहां से इस पीरियड के हमें प्रूफ मिलते हैं। फिर बात करते हैं अगला आदमगढ़, ये जगह पड़ती है आपके एमपी में। ठीक है, यहां से इस टाइम पीरियड की हमें औजारों की प्राप्ति हुई और प्रूफ मिले उसके। फिर अगली बात करते हैं हम बागौर, जो कि राजस्थान का पार्ट है। यहां से हमें मध्य पाषाण काल के जो भी औजार थे उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अभी और मैं आपके सामने सिटीज के नाम बता देता हूं। उसके बाद एक जगह पड़ती है आपके सांभर लेक, सांभर लेक ये पड़ती है, ये भी जगह राजस्थान का पार्ट है, वहां से हमें सबूत मिलते हैं। फिर बात करते हैं सरायनगर माधा, सरायनगर मैधा। ठीक है,
ये जगह पड़ती है करीब प्रतापगढ़ के पास, ठीक है, वहां से हमें प्रूफ मिलते हैं। अगला एक और जगह है सिंगरौली। सिंगरौली ये पड़ता है आपका यूपी में, मिर्जापुर के पास। वहां से हमें इस एज के प्रूफ मिले। आगे बढ़ते हैं, कपाट वंजा, कई बार क्वेश्चन आया। कपाट वंजा, जैतपुर, रोजदी, ठीक है, कपाट वंजा, जैतपुर, रोजदी, ठीक है, डोगरा एंड मोहम्मदपुरा। मोहम्मदपुरा ये सब जगहें जो हैं आपके गुजरात में हैं। इन जगहों से कपाटबंजा, जैतपुर, रोजदी, डोगरा, मोहम्मदपुरा ये सब गुजरात में हैं और वहां से मध्य पाषाण काल के जितने भी औजार वगैरह हैं उसकी प्राप्ति हुई, तो वहां से प्रूफ हमें मिल जाते हैं। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड के मैं अगर ह्यूमंस की बात करूं, ठीक है, हमें सबसे पहले जानना होगा कि भाई उस टाइम पीरियड के ह्यूमंस क्या करते थे। इससे पहले मैंने डिस्कस किया, तो ह्यूमन लाइफ की बात करूं मैं, तो ह्यूमन लाइफ जो थी, यहां पर जो था ह्यूमन, वो एक निएंडरथल, काफी अगर जिन्होंने बायो पढ़ी होगी तो उन्होंने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, निएंडरथल मानव, कहीं ना कहीं सुना होगा आपने। तो निएंडरथल, इसकी स्पेलिंग है NEIN, नियन DARTHL, निएंडरथल मानव बन चुका था। इससे पहले क्या था, वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, जिसे हम होमो इरेक्टस भी बोलते थे। लेकिन अब इस स्टेज में क्या बन चुका था, निएंडरथल मानव। क्या है ये निएंडरथल मानव, ठीक है। इस टाइम पीरियड में अब जो इंसान था वो घास फूस की झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया था, मतलब उसने घर बनाना शुरू कर दिया था और घास फूस की अपनी झोपड़ी बना के रहना उसने शुरू कर दिया था। ठीक है, थोड़ा सा डेवलप हो गया था पहले के मुकाबले और शरीर को भी ढकना शुरू कर दिया था। उसने अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया, मतलब एक घर बना के रह रहा है घास फूस की झाड़ी में, शरीर को ढकना शुरू कर दिया, यानी कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट हुआ। मतलब निएंडरथल मानव जो है वो दूसरे मानव से डेवलप हो गया। सो शरीर को ढकना शुरू कर दिया। और हम आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इसी स्टेज में शवों को दफनाना शुरू कर दिया। शवों का दफनाना भी इसी स्टेज में हमने देखने को मिला। शवों को दफनाना शुरू कर दिया और जो भी शिकार करता था इस टाइम का इंसान, उसे स्टोर करने लगा, संभाल के रखने लगा। कंदमूल जो था, कंदमूल खाते थे इस टाइम के लोग और उनको संग्रह करके रखते थे, मतलब संभाल के रखते थे। कंदमूल खाते थे, शिकार भी करते थे और संभाल के उसको रखते थे। इसी टाइम पीरियड में वृक्षारोपण यानी कि पेड़ लगाने का काम शुरू हो गया। ठीक है, वृक्षारोपण यानी कि पेड़ लगाना। और वृक्षारोपण का पहला साक्ष्य जो मिलता है वो मिलता है सांभर लेक से। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि वृक्षारोपण का साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिलता है, वो मिलता है आपके सांभर लेक से। सांभर लेक से आपका वृक्षारोपण का पहला साक्ष्य मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वृक्षारोपण का साक्ष्य जो है कहां से मिलता है। तो ये कुछ मैंने मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज के ह्यूमंस की आपको लाइफस्टाइल बताने की कोशिश की। इसी टाइम पीरियड में लोगों ने पशुपालन भी शुरू कर दिया, यानी कि इतना ह्यूमन डेवलप हो गया था कि उसने पशुपालन कर दिया, पेड़ों को लगाना शुरू कर दिया, साथ ही साथ डॉग्स का यूज कर दिया, यानी कि डॉग्स जो थे, कुत्ते जो थे, वो उसके सहचरी बन गया, उसके साथ रहने लगे। ठीक है, ये उसने शुरू कर दिया। ठीक है, और अगर हम पशुपालन की बात करें तो पशुपालन का जो पहला साक्ष्य मिलता है वो मिलता है आपके आदमगढ़ और बागौर राजस्थान। ठीक है, बागौर एक जगह राजस्थान में, वहां से साक्ष्य मिले हैं कि इंसान ने जानवरों का पालन शुरू कर दिया था, अपने पालने लगा था, पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने आज बात रखी मेसोलिथिक एज, उसके कुछ शहर जहां से इसके औजारों की प्राप्ति हुई और इस टाइम पीरियड में जो ह्यूमंस थे वो किस तरीके की लाइफ व्यतीत करते थे। इससे अगली वीडियो में मैं
यहीं से कंटिन्यू करूंगा। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वहां से मैं कंटिन्यू करना स्टार्ट करूंगा। तो मेरे साथ बने रहें और जुड़े रहें और आगे आपके साथ मैं इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करता रहूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू।